हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। मैं डॉक्टर शरद चौधरी आप लोगों का स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, अब तक हम कवर कर चुके हैं वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑपरेटर्स। ठीक है, चलिए समझते हैं ऑपरेटर्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, जिस तरह से हम कोई अर्थमेटिक ऑपरेशंस करते हैं अपनी रियल लाइफ में, तो हमें वहाँ पर प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड ये ऑपरेटर्स अर्थमेटिक पे मिलते हैं। उसी तरह से स्टूडेंट्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं। क्लियर है? वो ऑपरेटर्स होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स एंड यूनरी ऑपरेटर्स, टर्नरी ऑपरेटर्स। हाँ जी, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर एंड टर्नरी ऑपरेटर। स्टूडेंट, ये सभी वो ऑपरेटर्स हैं जिनका यूज़ हम प्रोग्रामिंग में यानी सी लैंग्वेज में हम करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर से। चलिए समझते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मॉडुलस, ये चारों ऑपरेटर्स हैं, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं और ये अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे। चलिए वन बाय वन इनको हम समझते हैं। देखिए, ये है आपका ऐड ऑपरेटर, ए प्लस बी, तो इन दोनों वेरिएबल्स का ये आपको सम करके देगा। माइनस ऑपरेटर, ए माइनस बी, इन दोनों वेरिएबल्स को माइनस करेगा, यानी ए में से बी को माइनस करके आपको रिजल्ट देगा। ए इंटू बी, ए इंटू बी, ए की मल्टीप्लाई करेगा बी से और जो रिजल्ट होगा वो आपको रिटर्न करेगा। ए डिवाइड बाय बी, ए को बी से डिवाइड करेगा और जो रिजल्ट आएगा वो आएगा क्वोशंट। ए मॉडुलस बी, यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा डिवाइड होने पर ये भी डिवाइड करेगा, यहाँ पे जो डिवाइड होने पर रिजल्ट आएगा वो आएगा रिमाइंडर। ये सारे आपके ऑपरेटर्स हैं। ये ऐड ऑपरेटर है, ये माइनस ऑपरेटर है, ये मल्टीप्लाई ऑपरेटर है, ये डिवाइड ऑपरेटर है, ये मॉडुलस ऑपरेटर है। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझिए। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? आपने ए की वैल्यू 45 असाइन करी और बी की वैल्यू आपने 10 असाइन करी। अब आप यहाँ लिखते हैं ए डिवाइड बाय बी, तो इस तरह से वर्क करेगा ये 10 45, 10 4 जा 40, ये आपने सिंपल डिवाइड करा है। तो स्टूडेंट, इसे कहते हैं क्वोशंट और इसे कहते हैं रिमाइंडर। क्वोशंट जाएगा डिवाइड और ये जाएगा मॉडुलस। क्लियर? तो यहाँ पे जब a डिवाइड बाय b करेंगे तो जो क्वोशंट है ये आंसर आएगा, यानी कि यहाँ पे रिजल्ट आएगा 4। और जब आप a मॉडुलस b करेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा रिमाइंडर, डेट इज़ 5। ये दोनों में डिफरेंस है। क्लियर है? तो एक डिवाइड ऑपरेटर है, एक मॉडुलस ऑपरेटर है। दोनों ही डिवाइड परफॉर्म करते हैं लेकिन दोनों का रिजल्ट अलग अलग आता है। डिवाइड ऑपरेटर क्वोशंट रिटर्न करता है और मॉडुलस ऑपरेटर रिमाइंडर रिटर्न। ठीक है, इंग्लिश में क्वोशंट, रिमाइंडर, हिंदी में भागफल और शेषफल। क्लियर है? चलिए, ये दोनों ऑपरेटर्स याद रखिएगा। अच्छा, अब एक चीज़ और याद रखिएगा, वो ये है कि जो आपका मॉडुलस ऑपरेटर है ये फ्लॉट के साथ, डबल के साथ और लॉन्ग डबल के साथ वर्क नहीं करेगा, डिवाइड काम करेगा। डिवाइड फ्लॉट हो सकता है, डबल भी हो सकता है
और लॉन्ग डबल भी हो सकता है, ये वर्क करेगा, ये याद रखिएगा। एक नोट है कि मॉडुलस ऑपरेटर के साथ फ्लोट टाइप वेरिएबल, डबल टाइप वेरिएबल और लॉन्ग वेरिएबल वर्क नहीं करेंगे। डिवाइड ऑपरेटर के साथ फ्लोट वेरिएबल, डबल वेरिएबल और लॉन्ग डबल वेरिएबल काम करेंगे। ये आप एक नोट खास तौर पे ध्यान रखिएगा। क्लियर है? एरर आएगी अगर आप यूज़ करेंगे मॉडुलस के साथ, तो एरर आएगी। क्लियर स्टूडेंट्स? आज हम सबसे पहला प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं वेरिएबल्स प्लस ऑपरेटर्स का यूज़ करके। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले आप विजुअल स्टूडियो अपना ओपन कर लीजिए, ठीक है। चलिए, ये मैंने विजुअल स्टूडियो ओपन कर लिया है स्टूडेंट्स, ठीक है। इस तरह से मैंने आपको, देखिए ये क्लोज है, आपके सामने ये आइकन है डेस्कटॉप का, ये मैंने आपको इंस्टॉल करना सिखा चुका हूँ जब मैंने आपको कंपाइलर और विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करना सिखाया था, सेटअप करना। तो वही है ये। आप यहाँ पे डबल क्लिक करिए, ये आपका ओपन हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए, वेलकम स्क्रीन आएगी, इसे क्लोज कर दीजिए। अब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करिए, सबसे न्यू वाला एक्सप्लोरर, ठीक है। यहाँ पर ओपन कर लीजिए। ये आपके सी प्रोग्राम्स, जैसे स्टूडेंट यहाँ से चाहें तो आप नया फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। न्यू फाइल, न्यू फोल्डर, मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो मैं यहाँ पे सीधा एक न्यू फाइल ओपन करने जा रहा हूँ। उस फाइल का नाम रख देते हैं हम ऑपरेटर्स। डॉट सी जरूर लिखिएगा। डॉट सी जो है वो फाइल का एक्सटेंशन होता है सी की फाइल का, ठीक है। चलिए, ये फाइल आपका बन के तैयार हो गई है। ये आपकी यहाँ पर ओपन हो गई है फाइल, ऊपर नाम भी आ रहा है ऑपरेटर्स डॉट सी। चलिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था आपको क्या करना होता है। आपको सबसे पहले इंपोर्ट करनी होगी, ठीक है, यानी कि अपनी हेडर फाइल्स। तो जैसे हम इंपोर्ट कहते हैं, मतलब इंपोर्ट करके यानी कि लाइब्रेरी को हम अपने प्रोग्राम में ऐड करेंगे। तो उसके लिए सिंटेक्स होता है हैश इंक्लूड, हम जो यूज़ करने जा रहे हैं स्टूडियो डॉट एच। ये सबसे पहली लाइन है स्टूडेंट, ये आपकी लाइब्रेरी इंक्लूड कराने का है। इसमें स्टूडेंट आप ध्यान से देखिएगा, जो आपने हैश लिखा है इसे बोलते हैं हम प्री प्रोसेसर। इंक्लूड, ठीक है, ये डायरेक्टिव है, इंक्लूड करा ली। स्टूडियो डॉट एच ये हमारी हेडर फाइल है स्टूडेंट। तो ये आप इस तरह से लिखेंगे हैश प्री, इस लाइन को प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव भी कहा जाता है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, ठीक है, जो आपने इंक्लूड कराई है। हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, तो हैश इंक्लूड आपका प्री प्रोसेसर है और स्टूडियो डॉट एच आपकी हेडर फाइल है, यानी लाइब्रेरी जो है उसको यहाँ पर हम हेडर फाइल कहते हैं। स्टूडियो डॉट एच लाइब्रेरी है जिसको हम यहाँ पर हेडर फाइल कह रहे हैं। चलिए, इसके बाद आप लिखिए मेन मेथड, जहाँ से आपका प्रोग्राम स्टार्ट होगा। कंपाइल भी मेन से होगा और रन भी मेन से ही होगा। तो लिखिए वॉइड मेन। स्टूडेंट, वॉइड जो है फंक्शन की रिटर्न टाइप होती है जो इग्नोर करती है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि फंक्शन की जो रिटर्न टाइप होती है और एक फंक्शन की आर्गूमेंट होती है, एक फंक्शन की रिटर्न टाइप, एक फंक्शन की आर्गूमेंट, ठीक है। एक बार मैं आपको फिर एक बार क्लियर कर देता हूँ, है ना, जो स्टूडेंट्स नए हैं उनके लिए एक बार दोबारा से मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूँ। चलिए देखिए स्टूडेंट, जब आप फंक्शंस लिखते हैं, जब आप फंक्शंस लिखते हैं तो वो इस तरह से लिखा जाता है। चलिए देखिए, चलिए देखिए, आप सिंपल टेम्पलेट लेते हैं वाइट पेज, और आपने फंक्शन का नाम रखा है ऐड। देखिए ये फंक्शन होता है और ये इसकी बॉडी, इसे कंटेक्स्ट भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, इस दो ब्रैकेट के अंदर जो लिखेंगे ये इट इज़ कॉल्ड पैरेंथेसिस, ये पैरेंथेसिस है, और इसके अंदर जो लिखेंगे उसको हम बोलेंगे आर्गूमेंट्स। ये इनपुट लेने के लिए होती है। जैसे मैंने एक आर्गूमेंट ले लिया है यहाँ पर इंटीजर x और एक ले लिया इंटीजर y। स्टूडेंट, ये दोनों आर्गूमेंट है, इससे हम यूजर से इनपुट लेंगे और इन आर्गूमेंट्स को हमने यहाँ पे प्रोसेस किया है। जैसे यहाँ लिखा x प्लस वाई, इंटीजर z इक्वल टू x प्लस वाई, और फिर यहाँ से हम लिखेंगे रिटर्न, रिटर्न करे z, ठीक है। तो ये z जो है ये आउटपुट है जो ये फंक्शन हमें रिटर्न कर रहा है। मेन ये ऐड है ना, ऐड हमारा फंक्शन है, जैसे मेन फंक्शन है ऐसे यहाँ पर मैंने फंक्शन ऐड बनाया है। इसमें दो आर्गूमेंट ये रिसीव करेगा,
फिर इन दोनों को प्रोसेस करेगा और जो हमें ये वापस करेगा वो आउटपुट है। अगर ये वापस करेगा तो आप यहाँ लिख दीजिए इंट, क्योंकि ये इंटीजर टाइप रिटर्न कर रहा है। और अगर बाई चांस ये रिटर्न नहीं कर रहा है ना, तो फिर आप यहाँ पर इंट नहीं लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे वॉइड। तो वॉइड इज ए कीवर्ड, रिजर्व कीवर्ड विच इज यूज टू इग्नोर रिटर्न टाइप, यानी अभी फंक्शन के रिटर्न टाइप को इग्नोर कर दिया गया है। अब आप यहाँ पर अगर रिटर्न स्टेटमेंट लिखेंगे तो एरर आएगी, क्योंकि आपने यहाँ पर वॉइड लिख दिया। ठीक है, तो जिस फंक्शन से हमें रिटर्न नहीं लेनी होती, यानी कि जो फंक्शन में रिटर्न नहीं करेगा, उसके आगे हम वॉइड लिखते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया? चलिए, बाकी हम प्रोग्राम करते रहेंगे तो और चीज़ें समझ में आती चली जाएंगी। अब ये आर्गूमेंट भी देख लेते हैं। तो अब मान के चलिए ये फंक्शन हमने बना के तैयार कर लिया है। अब इस फंक्शन को हमें कहीं यूज़ करना है, तो वहाँ पर हम इसे कॉल करेंगे। यूज़ करने मतलब फंक्शन को कॉल करेंगे। तो आपने यहाँ लिखा ऐड, और यहाँ से आपने वैल्यू भेजी 8 और 6। तो स्टूडेंट ये आर्गूमेंट कहलाती हैं। ये एक्चुअल आर्गूमेंट है जो x में आएगी 8 और 6 आएगी y में, स्टोर हो गई कॉरस्पॉन्डिंग। 8 x में जाएगा, 6 y में जाएगा। तो इसे कहते हैं आर्गूमेंट सेंड करना। तो जब फंक्शन कॉल किया जाता है, जब आर्गूमेंट पास की जाती है। ठीक है, तो ये जो है ये कहलाएंगी हमारी एक्चुअल आर्गूमेंट। क्या कहलाएंगी? एक्चुअल आर्गूमेंट। ठीक है, और ये कहलाएंगी फॉर्मल आर्गूमेंट। ये हमारी फॉर्मल आर्गूमेंट, ये फॉर्मल आर्गूमेंट है, वो हमारी एक्चुअल आर्गूमेंट। ठीक है, चलिए वापस हम प्रोग्राम पे आते हैं। तो यहाँ लिखा है मैंने वॉइड मेन। क्लियर है? चलिए, अब इसके बाद हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। बताया था ना कि सबसे पहले आप वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। किसी भी वेरिएबल को जो आप अपने प्रोग्राम में यूज़ करने जा रहे हैं, सबसे पहले उसकी डिक्लेरेशन होनी चाहिए, फिर उसकी इनिशियलाइजेशन, फिर वो प्रोसेस में आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिक्लेयर करेंगे इंटीजर टाइप एक वेरिएबल ए। इसे कहते हैं वेरिएबल डिक्लेयर करना। ये हमने वेरिएबल डिक्लेयर करा है ए। इसी तरह एक वेरिएबल बी डिक्लेयर करा है, और इसी तरह एक वेरिएबल सी डिक्लेयर करा है। तो ये हो गई डिक्लेरेशन। इसके आगे हम लिखते जाते हैं कमेंट। कमेंट लिखते हैं डबल, सिंगल लाइन कमेंट लिखी जाती है 2 स्लैश। ये आप लगाएंगे हमारे 2 फॉरवर्ड स्लैश, ये आपने लगाए हैं। और उसके आगे लिख दीजिए डिक्लेरेशन। ये आपने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए इंटीजर टाइप। इंट डेटा टाइप है, ए बी सी वेरिएबल हैं जिनके अंदर हम वैल्यू असाइन करेंगे। अब जैसे मैं वैल्यू असाइन करने जा रहा हूँ, ए को वैल्यू असाइन करी मैंने 45 और बी को वैल्यू असाइन करी मैंने 10। ओके, ये कहलाता है असाइनमेंट। ये वैल्यू आपने असाइन कर दी। जैसे बोलेंगे इनिशियलाइजेशन, ये हो गई आपकी इनिशियलाइजेशन। ठीक है स्टूडेंट, फर्स्ट वाली लाइन जो है वो डिक्लेरेशन है और दूसरी वो इनिशियलाइजेशन है, यानी कि ये वैल्यू को असाइन करना इज नोन एज इनिशियलाइजेशन। तो आपने यहाँ पर ए और बी को वैल्यू असाइन कर दी। अब आप लिख रहे हैं सी इज इक्वल टू, अब ऑपरेटर्स का यूज करेंगे। सबसे पहले आया आपका एड ऑपरेटर, ए प्लस बी। ये होगा प्रोसेस, ये प्रोसेस हुआ है, इवैल्यूएट हो रहा है, प्रोसेसिंग चल रही है। ये प्रोसेस हुआ, ए प्लस बी आंसर सी में आ गया है। इसी तरह से आपने इसको यहाँ पर प्रिंट कराया, प्रिंट आउटपुट आ गया आपका। अब आप यहाँ पे प्रिंट कराना चाहते हैं सी को। तो बताया था मैंने आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर, याद आया? तो सी हमारा इंटीजर टाइप वेरिएबल है। तो इसको अगर आप प्रिंट कराना चाहते हैं तो आपको प्रिंटफ फंक्शन को बताना पड़ेगा कि हम जो वेरिएबल प्रिंट कराने जा रहे हैं सी, उसका टाइप क्या है। तो सबसे पहले आप टाइप लिखेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफाई लिखेंगे, और वो स्ट्रिंग में होता है। तो डबल इन्वर्टेड कॉमास लिखिए और उसके अंदर लिखिए परसेंटाइल डी, क्योंकि इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटाइल डी होता है। सॉरी, कॉमा, फिर आपने प्रिंट कराया यहाँ पर सी। तो आप इस प्रोग्राम को जब रन करेंगे तो ये टॉप टू डाउन अप्रोच रखता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि सी का जो प्रोग्राम है वो टॉप टू डाउन अप्रोच होगा, मतलब इसकी प्रोसेसिंग टॉप लाइन से बॉटम की तरफ चलेगा। तो सबसे पहले ये इंक्लूड कराएगा, प्री प्रोसेसर है, ये इंक्लूड कराएगा studio.h को। सबसे पहले प्रोग्राम प्री प्रोसेस होता है, बाद में कंपाइल होता है। तो प्री प्रोसेसर क्या काम करेगा? जो studio.h है इसको एक्सपेंड करेगा आपके प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, चलिए उसके बाद कंपाइलर का रोल आएगा। कंपाइलर मेन से स्टार्ट करेगा। सबसे पहले ABC को डिक्लेयर करेगा, मेमोरी एलोकेट कराएगा इनकी रैम के अंदर, फिर वहाँ पर वैल्यू असाइन कर देगा। मतलब ABC ये मेमोरी लोकेशन है जिनके नाम लिखे हैं ABC, और वहाँ पे वैल्यू असाइन करा दिए। ए वाले लोकेशन पर 45 और बी लोकेशन पर 10।
फिर दोनों को प्रोसेस करेगा यानी प्लस करेगा और आंसर सी में रखेगा और फिर हम सी को प्रिंट करा के देखेंगे। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले इतना ही प्रोसेस करके देखते हैं। प्रोग्राम को सेव कर लीजिए। इसके लिए आप फाइल पे जाके सेव पे क्लिक कर सकते हैं या कंट्रोल एस शॉर्टकट की है उसको भी प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रेस हो गया। अब इसके बाद आप टर्मिनल पे, यहाँ पे देखिए ऑप्शन है मेन्यू में, टर्मिनल पे क्लिक करिए और न्यू टर्मिनल पे क्लिक करिए। ये आपके सामने टर्मिनल ओपन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे। प्रोग्राम को कंपाइल करने का जो तरीका होता है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अब दोबारा बता रहा हूँ। वो है सबसे पहले हम कंपाइलर को इन्वोक करेंगे। कंपाइलर को इन्वोक करने के लिए आपको जो कमांड लिखनी है वो लिखनी है GCC, ये कंपाइलर है, स्पेस। अब इसके बाद आप अपनी फाइल का नाम, यानी जो प्रोग्राम आपने सेव करा है तो वो एक फाइल के रूप में सेव हुआ है, यानी जो प्रोग्राम है उसकी एक फाइल बन गई, उसका जो नाम रखा है आपने वो लिखिए OPERATORS, ऑपरेटर्स .C, जो भी नाम रखा है आपने उसका नाम .C जरूर लिखिएगा, एंटर करिए। अब ये कंपाइल होगा। स्टूडेंट अब ये कंपाइल जब हुआ है तो इसकी एक मशीन कोड बन गया है। ठीक है, EXE फाइल बन गई है जिसको हम रन करेंगे। ठीक है, वो मैंने आपकी लाइफ साइकिल में बताया था आपको कि सबसे पहले आपका बना होगा operator.C, फिर बना operator.I, फिर बना operator.ASM, फिर बनी operator.OBJ, फिर बनी operator.EXE। तो इस EXE फाइल को हम रन करने जा रहे हैं और EXE फाइल जो बन के आती है वो A नाम से आएगी, A.exe। और यही अगर लिनक्स होगा या आपका मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वहाँ पर EXE फाइल नहीं आएगी, वहाँ आएगी A.out। रन करने का दोनों का तरीका सेम होगा। देखिए कैसे रन करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे डॉट, फिर लिखेंगे स्लैश, फिर लिखेंगे A.exe। यही अगर मैक और लिनक्स के यूजर्स हैं तो वो लिखेंगे A.out, विंडोज़ वाले लिखेंगे A.exe। क्लियर है, एंटर करिए। अब देखिए प्रोसेस होगा और आपके सामने आउटपुट आ गया 55। देख लीजिए, ये आपके सामने जो आंसर आ रहा है ना 55, ये इन दोनों का सम आया, 45 + 10 इज 55। अब ये 55 प्लस हो के आया माइनस हो के आया ये हमें नहीं पता चल रहा, तो इसको और मीनिंगफुल बनाने के लिए कि क्लाइंट को पता चल जाए कि 55 जो आया है ये एक एडिशन है या मल्टीप्लिकेशन है या डिवाइड है, कैसे पता चलेगा। तो इसके आगे हम एक कांस्टेंट कहते हैं स्ट्रिंग लिख देंगे, मतलब जो इसको रिप्रेजेंट करेगी कि ये आउटपुट क्या है, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है क्या। ठीक, तो देखिए कैसे लिखेंगे। जहाँ हमने %d लिखा है ना स्टूडेंट्स, इसी के आगे आप यहाँ लिख दीजिए ऐड और इक्वल टू का सिंबल लगा दिए और अच्छा लगेगा, ऐड इक्वल टू। अब ये जब आपके सामने आउटपुट प्रिंट होगा तो वहाँ लिखा आएगा ऐड इक्वल टू 55, तो हमें पता चल जाएगा 55 जो है वो एडिशन होके आया है। क्लियर है, प्रोग्राम को सेव करिएगा, जितनी बार ही चेंजेस होंगे उतनी बार प्रोग्राम सेव होगा, उतनी बार प्रोग्राम आपका कंपाइल होगा। हाँ जी, कंपाइल होगा, फिर उसके बाद दोबारा से रन होगा। ये देखिए ऐड इक्वल टू 55, तो इससे क्या हुआ, इससे हमें पता चल गया कि ये जो 55 है ये एडिशन होके आया है, मतलब कि दो वेरिएबल्स को सम किया गया है जब ये 55 आया है। क्लियर है, चलिए ये तो ऑपरेटर था हमारा प्लस ऑपरेटर। चलिए अब दूसरा देखिए, C = A - B। नेचुरली अब A - B माइनस वही काम करेगा जो जैसे आपका अर्थमेटिक में करते हैं, जैसे कैलकुलेटर करते हैं। A- मतलब है A में से B की वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करेगा और जो भी आंसर आएगा वो C में स्टोर कराएगा। C को प्रिंट कराइए, तो प्रिंट कराने की स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट, प्रिंट एफ, याद रखिएगा PRINTF। हाँ जी, ये लाइब्रेरी फंक्शन है studio.h, जो आपने हेडर फाइल ऊपर लगाई है ना, ये जो आपकी हेडर फाइल है studio.h, इस लाइब्रेरी का फंक्शन है printf। अगर मैं वहाँ पर studio.h को कमेंट कर दूँ तो ये printf फंक्शन रन नहीं करेगा, एरर मैसेज आएगा, वो कहेगा कि ये printf फंक्शन को हम नहीं पहचान पाए, मतलब आपका जो प्रोग्राम है वो एरर मैसेज देगा कि printf है क्या, क्योंकि वो नहीं पहचान पा रहा है printf क्या है, क्योंकि यूजर डिफाइंड भी नहीं है, हमने तो लिखा नहीं। अगर हमने लिखा होगा तो हम इसकी डेफिनेशन देंगे, हमने तो लिखा नहीं। ये क्या है आपका प्री डिफाइंड, और प्री डिफाइंड फंक्शन कहाँ मिलते हैं, लाइब्रेरी में, जो आप ऊपर studio.h आपने इंक्लूड करा के वहाँ से मिलेगा। वो आपने अगर यहाँ से देखिए, मैं करके भी दिखा देता हूँ, ये देखिए मेरे इसके आगे 2 स्लैश लगाया यानी कमेंट बन गई। ठीक है, अब इस printf फंक्शन को अगर हम यहाँ पर यूज़ करें और यहाँ लिखें हम -= %d और प्रिंट कराएं
सी में आंसर आया आपका। अब अगर इस प्रोग्राम को रन करूंगा स्टूडेंट, ये रन नहीं होगा, ये आपके सामने एक एरर मैसेज देगा। कंट्रोल एस मैंने शॉर्टकट की यूज़ करा है, प्रोग्राम मेरा सेव हो गया है। अब मैं टर्मिनल पे जा रहा हूँ, कंपाइलर को इन्वोक कर रहा हूँ, इन्वोक होते ही एरर मैसेज आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट आ गया, वार्निंग इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन प्रिंटफ। वो कह रहा है कि मैं प्रिंटफ फंक्शन को नहीं पहचान पाया। कह रहा है ना प्रिंटफ, कह रहा है प्रिंटफ मेरे को समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये बिल्ट इन फंक्शन है प्रिंटफ, और इसकी जो लाइब्रेरी है वो आपने इंक्लूड कराई नहीं, क्योंकि डेफिनेशन कहाँ से मिलेगी? मैं तो आपको समझा दूंगा कि प्रिंटफ फंक्शन इनपुट आउटपुट प्रिंट कराने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। लेकिन कंपाइलर कौन देगा इसकी डेफिनेशन? कहीं से तो लेनी चाहिए ना इसको, तो वो आपकी हेडर फाइल से लेगा। हेडर फाइल आपने क्या कर दिया? कमेंट कर दिया, यानी क्लोज कर दिए। अब आप इसको ओपन करिए, कर दिया, फिर दोबारा सेव करिए, कंट्रोल एस शॉर्टकट की, फिर कंपाइलर पे आइए, फिर नीचे कमेंट लिखिए। ये देखिए, देखिए आपके कंपाइल हो गया। अब इसे रन करके देखिए, देखिए आंसर आ गया। देखिए ये आया ऐड और माइनस, ऐड आ गया और माइनस। अब आप एक देखिए, ऐड और माइनस दोनों सेम लाइन में आए हैं। जहाँ ऐड खत्म हुआ है उसके साथ ही उसने माइनस का आंसर दे दिया, लेकिन नेक्स्ट लाइन पे नहीं आया। तो नेक्स्ट लाइन पे ये आएगा भी नहीं, अपने आप नहीं आएगा, इम्प्लिसिट नहीं होगी। आपको एक्सप्लिसिटली आपको यहाँ बताना पड़ेगा कंपाइलर को कि माइनस का जो आंसर है वो नेक्स्ट लाइन पे लेके आओ। तो उसके लिए आपको पता क्या यूज़ करना पड़ेगा? आपको यूज़ करना पड़ेगा टोकन, जो है /n। इस माइनस के आगे यहाँ लिख दीजिए /n, हाँ जी, बैकवर्ड /n, बैक/ फिर n। तो ये /n जो है टोकन है जिसका यूज़ किया जाता है न्यू लाइन में। हाँ जी, माइनस से आंसर न्यू लाइन पे आएगा। /n एक तरह का क्या कह सकते हैं, स्टेटमेंट है जो आपने कंपाइलर को बताया है कि माइनस वाली जो स्टेटमेंट है वो एक न्यू लाइन से आए, तो /n आकर न्यू लाइन के लिए होता है, ठीक है। कंट्रोल एस, प्रोग्राम को सेव करिए, फिर कंपाइल करिए। ये देखिए, यानी कि वापस टर्मिनल पे आइए, देखिए कंपाइल किया स्टूडेंट, और देखिए मैं रन करने जा रहा हूँ। नीचे देखिए टर्मिनल पे, ये देखिए आपका आउटपुट आ गया, ऐड इक्वल टू 55 और माइनस इक्वल टू 35। ओके, सिलेक्शन ने काम किया। अगर आप एक लाइन और एक्स्ट्रा छोड़ना चाहते हैं तो एक /n और लगा दीजिए। देखिए /n हो गए, 2 /n, 2 /n मतलब कि 2 लाइन। अब ये 2 लाइन आपके लिए बीच में, ऐड और माइनस के बीच में छोड़ देगा, 2 लाइन, ठीक है। चलिए फिर टर्मिनल पे आइए, फिर देखिए कंपाइल किए, कंपाइल हुआ, फिर रन करके देखिए। अब देखिए जैसे ही आपने रन करा और एंटर किया, देखिए आपके सामने आउटपुट आ गया, लेकिन किस में आया? अलग। पहले आया ऐड, फिर इसने 2 लाइन छोड़ी, फिर आया माइनस। तो /n यूज होता है स्टूडेंट्स किसके लिए? न्यू लाइन, ठीक है। क्लियर है? बाकी मैं नोट्स में आपको ये सब चीज़ दूंगा कि कौन सा आपका टोकन किस लिए यूज होता है, ठीक है। तो /n टोकन यूज होता है स्टूडेंट्स न्यू लाइन के लिए। चलिए अब आगे आइए, तो आपने ऐड भी देख लिया, आपने माइनस भी देख लिया। चलिए अब एक /n इसमें से हटा देते हैं स्टूडेंट, एक लेकर रहने देते हैं। अब देखिए, अब आता है ऐड हो गया, माइनस हो गया, अब करके देखते हैं मल्टीप्लाई। तो C इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई के लिए स्टूडेंट यहाँ होता है एस्ट्रिक का सिंबल यूज। हाँ जी, तो A इंटू बी, एस्ट्रिक वाला जो सिंबल है वो मल्टीप्लाई ऑपरेटर भी है, ठीक है। एंटर करिए, आंसर किस में आया आपके पास? C में। तो स्टूडेंट C में जो आंसर आ रहा है वो पिछले वाले आंसर को रिप्लेस कर दे रहा है। सबसे पहले बार C में ऐड आया होगा, ऐड वाला आंसर, फिर आपने उसी C को माइनस के लिए यूज करा, तो ऐड वाला आंसर रिप्लेस हो गया, उसकी जगह उसने अपने अंदर क्या स्टोर कर लिया? माइनस वाला आंसर। इसलिए इसको बोला गया वेरिएबल है। वेरिएबल वो होते हैं जो अपनी वैल्यू प्रोग्राम में, ठीक है, चेंज करते रहते हैं, इसलिए बोलते हैं रीयूजेबिलिटी ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल का रीयूज कर सकते हो। चलिए अब फिर /n लगाया, न्यू लाइन पर हमने लिखा मल्टीप्लाई इक्वल टू %d, प्रिंट करें C। स्टूडेंट अब मैं आपको एक दो चीज़ बता दूं जो आपको याद रखनी है कि C जो हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब होता है कि जो स्टेटमेंट स्मॉल लेटर में लिखी गई है वो स्मॉल में ही लिखी जाएगी, और जो कैपिटल में लिखी गई है वो कैपिटल में ही लिखी जाएगी। आप इनको इंटरचेंज नहीं कर सकते, मतलब ऐसा नहीं कर सकते जो कैपिटल है उसको स्मॉल में लिख दें, स्मॉल को कैपिटल में लिख दें। तो ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ठीक है। तो इसमें जो C लैंग्वेज में जो 90% जो है वो आप स्मॉल लेटर्स में ही लिखेंगे। कुछ स्पेशल केसेस हैं जहाँ पर आप कैपिटल में लिखेंगे, और वो मैंडेटरी है, कैपिटल में ही लिखा जाएगा। अगर आपने उनको स्मॉल में लिख दिया तो वो वर्क नहीं करेगा, एरर आ जाएगी, ठीक है। वो स्पेशल केस कब होंगे मैं धीरे धीरे आपको प्रोग्राम्स में बताता जाऊँगा, जैसे जैसे उनका यूज़ होता जाएगा। अभी यूज़ नहीं है, ठीक है। अभी तो आप सिर्फ
क्या देख रहे हैं? ऑपरेटर्स। मैंने आपको प्लस करके दिखा दिया, माइनस, अब मल्टीप्लाई। चलिए कंट्रोल एस क्या करा मैंने? सेव किया। अब इसको रन करके देखते हैं। देखिए कंपाइल किया, अब इसके रन करते हैं। ये देखिए रन किया और देखिए आंसर आ गया 450 आंसर आएगा। 45 इंटू 10 450, 45 प्लस 10 55, 45 माइनस 10 35, 45 इंटू 10 450। अब डिवाइड करने जा रहा हूँ। चलिए अब डिवाइड का देखते हैं। C इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी। जैसे आपने C की वैल्यू को A से डिवाइड किया, तो मैंने आपको बताया था ना, क्या ऑपरेटर से बताए थे कि डिवाइड किया है तो डिवाइड के केस में क्वोशंट जो होगा वो आपको C में स्टोर होगा। जैसे अगर 45 को हम 10 से डिवाइड करें तो 45 को 10 से डिवाइड करा तो 4 10 जा 40, तो रिमाइंडर बचेगा 5 और क्वोशंट होगा 4। तो यहाँ पर क्वोशंट आंसर देगा, जिसे हम कहते हैं भागफल। हिंदी में भागफल कहा जाता है क्वोशंट को। और जो रिमाइंडर बचता है उसे हम कहते हैं शेषफल। ठीक है, वो 5 है। तो 45 अगर डिवाइड करते हैं 10 से तो 4.5 आता है। तो जो पॉइंट से पहले वाला होता है उसे क्वोशंट कहते हैं और जो पॉइंट के बाद वाला होता है उसे रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड दो तरह से होता है, क्वोशंट और दूसरा मॉडुलस, जिसको हम रिमाइंडर कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा डिवाइड बाय सी। चलिए प्रिंट एफ। अब आपने इसमें आंसर लिखा डिवाइड। अब स्टूडेंट बताइए, अभी मैंने अभी आपको समझाया ना, अब मैं यहाँ पे डिवाइड करने जा रहा हूँ। तो स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो आंसर आएगा डिवाइड का वो आएगा 4, क्योंकि 45 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा बचेगा 5 और क्वोशंट बचेगा 4। तो डिवाइड का सिंबल जो है वो क्वोशंट लेता है, तो आंसर 4 आएगा। चलिए रन करके देखें। कंट्रोल एस सेव करा है मैंने सबसे पहले, फिर प्रोग्राम को मैंने कंपाइल किया, फिर प्रोग्राम को मैंने रन किया। जैसे मैं प्रोग्राम को रन करूंगा तो आप देखिए यहाँ पर आंसर आएगा 4। देख लीजिए डिवाइड के आगे 4 लिखा रहा है। और देखिए मैं स्लैशन लगाना भूल गया, तो आंसर उसने मल्टीप्लाई के साथ साथ ही दे दिया। इसलिए जब भी आपको नेक्स्ट लाइन पे आउटपुट लाना है तो आपको स्लैश एन लगाना पड़ेगा, यानी कि लिखना पड़ेगा। प्रोग्राम में कैसे लिखेंगे? बिल्कुल यहीं आइए। अच्छा एक चीज़ और बता दूं, आपने बैकवर्ड की जगह आपने फॉरवर्ड स्लैश लगा दिया, ये लगा दिया, तो अब ये न्यू लाइन का काम नहीं करेगा, ये स्लैश एन ही प्रिंट करा देगा। मतलब ये आपका फॉरवर्ड स्लैश और एन ये ऐसी एजिटेड प्रिंट हो जाएंगे। चलिए ये भी देखते हैं। कंट्रोल एस सेव करा। चलिए कंपाइल करते हैं। हाँ, जितनी बार भी मैं रन करूँगा स्टूडेंट्स, उतनी बार मैं मतलब चेंज करूँगा तो उतनी बार कंपाइल करना पड़ेगा। ये देखिए कंपाइल किया, फिर रन करके देखता हूँ। देख लीजिए, देखिए स्लैश एन लिखा है, देख लीजिए स्लैश एन, यहाँ देखिए ध्यान से, ये देखिए स्लैश एन ने वो काम नहीं किया, न्यू लाइन नहीं एंटर कराई, है ना, उसने स्लैश एन ही प्रिंट कर दिया, क्योंकि हमने स्लैश गलत लगाया है। हमें स्लैश लगाना है बैकवर्ड और हमने लगा दिया फॉरवर्ड, तो अब बैकवर्ड कर देते हैं। तो लीजिए ये लीजिए, ये आ गया आपका बैकवर्ड। फिर दोबारा से प्रोग्राम को कंट्रोल एस सेव करा, फिर कंपाइल किया। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये कंपाइल हो गया और देखिए ये रन हो गया। अब देखिए न्यू लाइन पर आउटपुट आया। ये देखिए डिवाइड आपके अलग आ रहा है, और एक ध्यान से देखिएगा डिवाइड 4 आ रहा है, 4.5 नहीं आ रहा, 4 आ रहा है। अब ऐसा क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि आप इंटीजर्स का यूज़ कर रहे हैं। इंटीजर में केवल राउंडेड नंबर आते हैं ना, इंटीजर आते हैं, होल नंबर, डेसिमल नंबर नहीं आते, रियल नंबर नहीं आते, वो फ्लॉट में आएंगे। अभी फ्लॉट भी एक आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये आपके केवल क्या लेगा? होल नंबर, राउंडेड नंबर। 4.5 है तो 4 लेगा, 0.5 नहीं लेगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं मॉडुलस, ये नया ऑपरेटर। ये सब चीज़ मैं थ्योरी में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अभी सिर्फ आपके सामने प्रैक्टिकल प्रूफ चल रहा है। तो यहाँ पे लिखा आपने ए डिवाइड बाय बी। स्टूडेंट अब ए की वैल्यू 45 है और बी की वैल्यू 10 है, तो 45 को अगर मैं मॉडुलस करूँ 10 से तो रिमाइंडर बचेगा 5। तो अगर अब मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ मॉडुलस, तो देखिए ये आ गया आपके सामने परसेंटाइल डी प्रिंट करे सी। अब जब हम यहाँ पे सी को प्रिंट कराएंगे स्टूडेंट, तो अब 0.5 यानी कि आंसर 5 देगा। चलिए दोबारा कंट्रोल एस सेव किया और यहाँ पर मैंने टर्मिनल पे दोबारा कंपाइल किया। जितनी बार भी चेंजेस उतनी बार सेव, उतनी बार कंपाइल। ठीक है, ये देखिए 5 आंसर आएगा। तो डिवाइड में तो क्या था स्टूडेंट 4 और मॉडुलस में 5, वही मॉडुलस का क्या है? स्लैश एन लगाया, तो यहाँ लगा दिया स्लैश एन, फिर कंट्रोल एस सेव किया, फिर कंपाइलर पे गए, फिर उसको कंपाइल किया और फिर उसे रन किया।
देखिए सही आ गया, आपके सामने आउटपुट है। ऐड भी आ गया है, मल्टीप्लाई भी आ गया है, डिवाइड भी आ गया है, और मॉडुलस भी आ गया, सब तरह का आउटपुट आ गया। आपने चारों ऑपरेटर, ये सी में 5 ऑपरेटर्स होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉडुलस, चारों को पांचों को आपने देख लिया। ठीक है, चलिए अब आप एक इसमें नोट याद रखिएगा कि जो मॉडुलस ऑपरेटर है ना, ये फ्लॉट के साथ काम नहीं करेगा। आपने कहा क्या मतलब है सर इसका? इसका मतलब ये है कि जहाँ पे आपने इंटीजर लिखा है स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे फ्लॉट लिख दिया। क्या लिख दिया? फ्लॉट। और जहाँ जहाँ परसेंटाइल डी लिखा था वहाँ पे मैंने एफ लिख दिया। अब मैं डेसिमल में काम करने वाला हूँ। ठीक है स्टूडेंट, देखिए और लीजिए आ गया। अब कंट्रोल एस सेव किया। अब प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। देखिए कंपाइल किया, देखिए आ गया इनवैलिड ऑपरेटर। स्टूडेंट ध्यान से देखिए, इनवैलिड ऑपरेटर टू बाइनरी आ गया। ध्यान रखना, फ्लॉट के साथ मॉडुलस वर्क नहीं करेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये वाली लाइन काम नहीं करेगी। मैंने देखिए इसके आगे कमेंट लिख दिया है, कमेंट लगा दी है, और मैं इसके आगे लिख भी दे रहा हूँ। देखिए लिख रहा हूँ मैं, मोड ऑपरेटर विल नॉट वर्क विद डेसिमल वैल्यूज। ठीक है, डेसिमल वैल्यूज के साथ काम नहीं करेगा। फ्लॉट, डबल, लॉन्ग डबल तीनों के साथ ही करेगा, लिख दिया। चलिए अब ये कमेंट लग गई स्टूडेंट, जिस लाइन को आपको कंपाइल होने से रोकना हो कि ये लाइन कंपाइल नहीं होनी चाहिए, तो आप उसके आगे 2 स्लैश लगा दीजिए। तो 2 स्लैश जो लगाते हैं ये आप लगाएंगे, और फॉरवर्ड वाले आपने लगाए हैं। अब इसमें ध्यान रखना है, जब फॉरवर्ड स्लैश आप लगाते हैं तो ये कमेंट बन जाती है, ये कंपाइल नहीं होगी, यानी कि इसका आउटपुट नहीं आएगा। चलिए कंट्रोल एस सेव, फिर दोबारा मैं आपको रन करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए, देखिए कंपाइल ही नहीं हुआ, तो रन कहाँ से होगा? ये कंपाइल ही नहीं हुआ। देखिए ये हो गया, और रन करके दिखाता हूँ। देखिए अब ये प्लस ऐड माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, मॉडुलस नहीं आया। अच्छा अब एक चीज़ इस आउटपुट पे ध्यान दीजिए कि ये पॉइंट के बाद ना 6 डेसिमल तक आ रहा है। पॉइंट के बाद 6 डेसिमल तक का आउटपुट देगा ये बाय डिफ़ॉल्ट 6 डेसिमल। मुझे इसके डेसिमल को कम करना है, 2 डेसिमल तक देखना है। तो आप यहाँ लिख दीजिए इन दोनों पॉइंट परसेंटाइल एफ के बीच में 0.2। हाँ जी, अब जैसे इसमें देखना है मुझे केवल 3 डेसिमल तक, तो 0.3। इसमें देखना है मुझे केवल 1 डेसिमल तक, तो 0.1। और इसमें मुझे राउंड, अच्छा 3 हो गए, मान के चलिए ये जो मल्टीप्लाई वाला है इसमें मुझे देखना ही नहीं, तो 0.0। इसमें राउंड करेगा ही, मतलब डेसिमल नहीं देगा। सबसे पहला वाला जो ऐड है स्टूडेंट्स, इसमें मुझे चाहिए 0.4 डेसिमल, तो इसमें 4 डेसिमल तक देगा आंसर, इसमें 2 डेसिमल तक, इसमें डेसिमल देगा ही नहीं, और इसमें 1 डेसिमल। कंट्रोल एस सेव, और ये देखिए कंपाइल, देखिए कंपाइल एंड रन। ये लीजिए आ गया स्टूडेंट्स। ये देखिए नीचे देखिए, यहाँ पर आपको 4 डेसिमल तक दे रहा है, यहाँ पे 2 डेसिमल, यहाँ पे आपको डेसिमल दे ही नहीं रहा है, और यहाँ पर 1 डेसिमल तक दे रहा है। और वही रूल चलेगा कि डेसिमल के बाद, है ना, जब 0.5 से अगर बड़ी वैल्यू है तो आगे वैल्यू को राउंड कर देगा। जैसे है 4.67, है ना, और आपने कहा 1 डेसिमल, तो ये 0.67 से पहले वाला जो है 6, उसको 8 कर देगा। ये ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए ये आ गया आपकी ऑपरेटर्स, कौन से? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉडुलस। मॉडुलस का यूज़ फ्लॉट के साथ नहीं होगा, ये आप कहीं पे नोट करके रख लीजिए, मैंने नोट बना दिया है, आप भी याद रखिएगा। चलिए अच्छा, आपको अगर मल्टीपल लाइन कमेंट्स करनी हो, मल्टीपल लाइन्स, वो कैसे कमेंट करते हैं इसी प्रोग्राम में देखते हैं। जैसे मुझे माइनस और मल्टीप्लाई का यूज़ नहीं करना, मल्टी लाइन कमेंट्स बनानी है, तो आप पहले यहाँ पे लगाइए स्लैश, फिर स्टार, और फिर जहाँ तक आपको बंद करना हो, यहाँ तक बंद करना ना, यहाँ पे लगाइए स्टार स्लैश। लीजिए हो गया मल्टी लाइन कमेंट्स। अब ये दोनों प्रोसेस नहीं करेंगे, तो यानी कि अब आंसर ऐड और डिवाइड आएगा, माइनस और मल्टीप्लाई नहीं आएगा। इनको बोलते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स। और अगर एक एक के आगे लगाओ तो होती है सिंगल लाइन कमेंट। जैसे ये है, ये सिंगल लाइन है, ये मल्टीपल लाइन है। चलिए कंपाइल और रन करके दिखाते हैं। कंट्रोल एस से सेव किया, और प्रोग्राम को यहाँ पर मैंने सबसे पहले टर्मिनल पे कंपाइल किया, टर्मिनल है, और फिर मैंने इसको रन किया। और ये लीजिए, ये देखिए ऐड और डिवाइड,
माइनस और मल्टीप्लाई नहीं हुए, क्योंकि आपने वहाँ पे लगा रखा है मल्टी लाइन कमेंट्स। ठीक है, तो दो तरह से कमेंट्स। तो स्टूडेंट्स, इस प्रोग्राम के थ्रू हमने ऑपरेटर्स सीखे, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मॉडुलस, और वेरिएबल डिक्लेयर करना सीखा, सिंगल लाइन कमेंट देखा, मल्टी लाइन कमेंट देखा, और फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करा। यानी कि जितना भी अब तक हमने थ्योरेटिकल पढ़ा था उसका हमने यहाँ पे प्रैक्टिकल अप्रोच देखा। स्टूडेंट्स, अगर आपको इसमें समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, शुरुआत में सबके साथ दिक्कत आती हैं, हमारे साथ भी आई थी। जब हमने सी लैंग्वेज स्टार्ट करी थी हमें भी 10-12 दिन तक दिक्कत आई थी, कि जब तक आप इसके सिंटैक्स से अवेयर नहीं हो जाएंगे, फेमिलियर नहीं हो जाएंगे सिंटैक्स, तो जब तक दिक्कत आएगी। तो कोई दिक्कत नहीं, 4-5 दिन 10 दिन में दिक्कत आ धीरे धीरे अपने आप खत्म होगी। जब आपको सिंटैक्स समझ में आने लगेंगे तो आप सही भी लिखना लगेंगे। और कोई ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड सिंटैक्स हो, शुरू में आपको अजीब सी लगेगी, एलियन लैंग्वेज है अजीब सी, लेकिन आपको पता है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एलियन नहीं है, ये हाई लेवल में लिखी गई है। देखिए, माना कि ये फ्लॉट है, ये मेन है, ये हैश इंक्लूड, आप पढ़ तो रहे हो ना, आप क्योंकि इंग्लिश में लिखी गई है, पढ़ रहे हो ना। मीनिंग मैं बता दूंगा मैं आपको कि कौन सी लाइन का क्या मीनिंग है, तो सिंपल लैंग्वेज है। तो ये मैंने हेडर फाइल इंक्लूड कराई है, क्यों? क्योंकि स्टूडेंट जो studio.h है ये हमें प्रोवाइड कर रहा है प्री डिफाइंड फंक्शन प्रिंटफ। प्रिंटफ फंक्शन स्टूडियो से है, अगर मैं स्टूडियो नहीं लिखूंगा तो प्रिंटफ फंक्शन वर्क नहीं करेगा। क्लियर है? तो लाइब्रेरी जौन सी आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, उसी का फंक्शन यूज़ करोगे। अब ऐसा नहीं है कि लाइब्रेरी कोई और सी हो और फंक्शन किसी और लाइब्रेरी का हो, वो काम नहीं करेगा। लाइब्रेरी भी सेम होनी चाहिए, मतलब जो फंक्शन आप यूज़ कर रहे हो उसी की लाइब्रेरी होनी चाहिए। फिर आपने वॉइड मेन लिखा, मेन हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। हाँ, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। मेन हमारा एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, लेकिन इसकी डेफिनेशन यूजर डिफाइंड है। मेन को मेन लिखना है, ये प्री डिफाइंड है, लेकिन मेन की जो डेफिनेशन है कि उसमें लिखा क्या जाएगा, ठीक, वो यूजर डिफाइंड है। वो तो आप लिखोगे ना कि आपको मेन से क्या कराना है, मेन लिखना है, ये फिक्स है। अब वॉइड मेन का मतलब हो गया कि मेन फंक्शन प्रोसेस करने के बाद जो आउटपुट होगा वो रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, अब बताइए, अब यहाँ पे मैंने वॉइड मेन लिखा है, मैंने इंट मेन भी लिख सकता हूँ। तो इंट का मतलब ये हो गया कि मेन मेथड रिटर्न करेगा इंटीजर वैल्यू। अब देखिए, अब मैं बता, हम सी का यूज़ कर रहे हैं तो सी का कंपाइलर रिटर्न नहीं करता। हाँ, मतलब सी के कंपाइलर को रिटर्न नहीं चाहिए मेन मेथड से, तो आप यहाँ पे वॉइड मेन लिखिए। यही प्रोग्राम C++ का होगा तो वहाँ पर सी के कंपाइलर को रिटर्न हम करते हैं, वहाँ पर आप इंट मेन लिख सकते हैं, मतलब सी में ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वॉइड मेन आपसे प्रोग्राम बना सकते हैं, आप इंट मेन से भी बना सकते हैं। कई जगह आप देखोगे, ठीक है, किताबों में भी देखोगे, दूसरे ट्यूटोरियल्स में भी देखे होंगे, यहाँ पर आप देखोगे इंट मेन लिखा हुआ है। तो अगर आप, इसका मतलब ये हो गया कि मेन मेथड रिटर्न करेगा एक इंटीजर वैल्यू, किसको? जिसने कॉल किया, यानी कंपाइलर को। तो यहाँ पे आप सबसे लास्ट में, लास्ट की स्टेटमेंट जो होगी वहाँ पे आप लिखिए रिटर्न। रिटर्न, अब आप क्या रिटर्न कराना चाहते हैं? इसका जो प्रोसेस था, मान के चलिए मैं तो ये दिखाना चाहता हूँ कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया, तो हमने रिटर्न कर दिया 1, रिटर्न 0 लिख दो अब। ठीक है, स्पेलिंग गलत हो गई थोड़ी सी, ये लीजिए, हो गया सेव। अब आप इसको क्या करिए, फाइल पे जाके सेव करिए, सेव, ये लीजिए। ठीक है, अब इस आउटपुट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आउटपुट वही आएगा, बस एक थी कि रिटर्न। अब इसमें रिटर्न है ही नहीं। अब आगे जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे तो मैं आपको सिखाऊंगा रिटर्न वगैरह क्या होती है। ये देखिए, कोई आउटपुट में फ़र्क नहीं है, देख लीजिए, सही आएगा आउटपुट, आ गया ना। ऐड और डिवाइड, क्योंकि बीच में हमने इस मल्टी लाइन कमेंट है, मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, तो अब तक आप सीख चुके हैं, प्रोग्राम देख चुके हैं। अगले नेक्स्ट प्रोग्राम में हम आपको ऑपरेटर्स से ही रिलेटेड और कुछ प्रोग्राम कराएंगे, ठीक है, जिससे आपकी प्रैक्टिस बन जाए। ओके स्टूडेंट, जब तक इस वीडियो को चेक करिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगले प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।